हेलो फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी जीडीसी पीजीटी यानी कि प्रवक्ता केबीएस एनबीएस यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीजीटी आप कहीं से भी हो, चाहे बिहार से हो, दिल्ली से हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, किसी भी स्टेट से हो, अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास हर एक उस परीक्षा के लिए, हर एक उस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर देखा कीजिए इस क्लास को मिस ना किया कीजिए, क्योंकि आने वाले हर परीक्षा में आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी साबित होगा। खासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं जरूर ध्यान दें जो यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम देते हैं और जिनका आप सभी का यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम लगा है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा है। आने वाले समय में आपके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूपी पीजीटी का भी इसके बाद परीक्षा लगा है। तो जो भी आप सभी के परीक्षाएं लगे हैं, चाहे आप दिल्ली ट्रिपल एसबी का लगा हो, किसी भी ऐसी परीक्षा को, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से सवाल पूछे जाते हैं, समाचार विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप लोग जरूर देखा कीजिए। ये क्लास आने वाले हर एक उस परीक्षा में काफ़ी सहयोगी और उपयोगी साबित होगा जिसमें समाचार विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमारी जो क्लास हुई हैं आप सब देखे होंगे। ये क्लास आने वाली परीक्षाओं में जो है कितना, जो आप लोग परीक्षा दिए हैं इसके पहले ना, यूजीसी नेट जेआरएफ का भी रिजल्ट आया, उसका भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। आप लोगों ने पिछली क्लासें देखी हैं तो आप लोगों का कितना सहयोग वहाँ से प्राप्त हुआ है ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं। ये हमारे पुराने प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो हमारी क्लास देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो बाकी जो नए प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं तो वो भी ध्यान दें, इस क्लास को देखें। और ये क्लास निःशुल्क है, इसका बेनिफिट आप सब उठाइए और आप लोग जो है इस क्लास को मिस ना किया करिए, ज़रूर देखा कीजिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो तो सब्सक्राइब किए ही हैं। और वो लोग बताइए नए लोगों को कि इस जो है चैनल से हमें कितना आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी साबित हुआ है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग पेन और कापी लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाइएगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और क्लास के अंत में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। तो आप लोग देखिए क्लास में आज क्या है आप सभी के लिए। आइए सभी लोग ध्यान दीजिए इस क्लास पर कि आज के क्लास में क्या है। थोड़ी सी जो है आप लोगों की क्लास लेट शुरू हो रही है, कारण इसके ये है थोड़ा सा मेरे पास सिस्टम जो है ना बहुत अच्छा नहीं है। और अभी मैंने बताया ना, मैं परेशान था थोड़ा सा, तो दिक्कत थी, इसलिए अभी मैं बहुत स्वस्थ नहीं हुआ हूँ कि आपका क्लास जो है बहुत अच्छे से करा पा रहा हूँ। रेगुलरिटी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका आज जो सोमवार है, आज से आपकी क्लास रेगुलर बनी रहे। जो है पुरानी पिछली क्लास जिस तरह चलती थी उसी तरह आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग जो है कंटिन्यू जुड़े रहिए और इस क्लास का बेनिफिट उठाइए, ठीक है, इस निःशुल्क क्लास का। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आज आप सभी के लिए क्या कह रहा है। कापी पेन लेके बैठ ही जाइए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कापी पेन लेके बैठे होंगे। हमारे प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राएं प्रश्न नंबर 1 को नोट करिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया। ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी कह रहा है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी कह रहा है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन डी कह रहा है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, ब्राउनलिसा मेलिनोव्स्की हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और कापी और पेन लेके बैठे हो तो ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं, और परीक्षा में बार बार पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पीजीटी या पीजीटी प्रवक्ता, या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जो भी तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो ये सब प्रश्न आपको खुद ही मिलता होगा। आप लोग ध्यान दी इस चीज़ को दीजिएगा, और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व किया कीजिए, क्लास वगैरह जरूर इस टाइप की देखा कीजिए। इससे आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी सहयोगी साबित होता है। ठीक है,
तो ये आपके जो मालिनोव्स्की महोदया हैं, ये इसका आंसर हो गया। आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये जो है आपके मालिनोव्स्की महोदया जो इनके एक जो पुस्तक है आर्गोनाट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, तो इसमें इन्होंने कुला व्यवस्था के बारे में और आर्थिक क्रिया के बारे में और सामाजिक प्रतिष्ठा, धर्म, जादू टोना के बारे में बहुत व्यापार और इतिहास के रूप में जो प्रतीक रूप में जाने जाते हैं बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है। और आपके ये जो इमाइल दुर्खिम महोदय हो गए, ये आप जान ही रहे हैं एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इनकी जो पुस्तक है काफ़ी फेमस रही है समाजशास्त्री पद्धति में जो है। इमाइल दुर्खिम आप सभी के जो है सिलेबस में है, ऐसे थिंकरों को आप लोग जो है अच्छे से पढ़ डालिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है। और क्लाउड लेवी स्टार्स ये जो हैं इनको आप लोग ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, ये आप सभी को पता है। और ये जो है एक क्या कहते हैं संरचनावादी विशेषणात्मक रूप से इन्होंने स्पष्ट रूप से संरचनावाद विश्लेषण किया है। और ये स्टार्क जो एक संरचनावादी विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। ये आपके क्लाउड लेवी स्टार्स और ये केवल सामाजिक संरचना की अवधारणा को ही नहीं विकसित किया, ये विनिमय के संरचनावादी सिद्धांत को भी इन्होंने प्रतिपादित कर रखा है, प्रतिपादित। ठीक है। आपके जो ये हो गए कौन, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, ऑप्शन डी ये है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। ये अंडमान आइसलैंड की जो है इनकी जो पुस्तक है, इन्होंने इस पुस्तक में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वहाँ के रहने वाले लोगों की जीवन शैली, कार्यशैलियों पे, वहाँ के जो आदिवासी थे जो है जनजातीय थे उसके बारे में इन्होंने विस्तारपूर्वक अध्ययन कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 2। ठीक है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 नोट करते हुए चलिए आप लोग। कह रहा कि ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी। यही कह रहा कि ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन ए कह रहा है बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी कह रहा है ए एल क्रोवर, ऑप्शन सी कह रहा है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी कह रहा है एडवर्ड बर्नार्ड टायलर। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर भी आपके मेलिनोव्स्की हो जाएंगे। ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये मेलिनोव्स्की, देखिए मैं हाईलाइट कर दिया, ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक मेलिनोव्स्की की है। ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं और ये प्रकारवादी माने जाते हैं। प्रकार के बारे में जो इनकी एक पुस्तक है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये जो पुस्तक है ये एक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 1944 में आई थी। सन नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि सन मिलान गैरक रूप में पूछा जाता है 1944 में। और इनकी एक पुस्तक और जो है आई है वो एंथ्रोपोलॉजी, तो ये 1936 में आई थी। एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक आई थी 1936 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ ही गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 3 आपका ये कह रहा है यांत्रिक और स्वाभाविक एकता के आधार पर सरल समाज, है ना। कह रहा है यांत्रिक और स्वाभाविक एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है। तो आपका ऑप्शन ए करा टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी करा बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी करा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी करा इमाइल दुर्खिम। तो ऐसे प्रश्न का आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि यांत्रिक और शारीरिक एकता के बारे में आपके कौन बात करते हैं, इमाइल दुर्खिम महोदय बात करते हैं। क्योंकि ये आप सभी के सिलेबस में इमाइल दुर्खिम, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो या आप जो है पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सभी के सिलेबस में तो इमाइल दुर्खिम से जो प्रश्न आ रहे हो तो उसको गलत आप मत कीजिएगा क्योंकि ये सब ऐसे थिंकर राइटर हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया प्रश्न नंबर 3 का। क्योंकि इमाइल दुर्खिम के बारे में जान ही रहे हैं, ये श्रम विभाजन पर आत्मक विश्लेषण करते हैं और इन्होंने सामाजिक एकता के अवसक्त के रूप में दर्शाया है और उसी के रूप में ये यांत्रिक एकता शारीरिक एकता की बात करते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने दी है। क्या कह रहा है, कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने दी है। तो आपका ऑप्शन ए करा टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी करा रॉबर्ट किंगमर्टन, ऑप्शन सी करा बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन डी करा इमाइल दुर्खिम। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपसे बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए ये चलिए, ऑप्शन बी है क्या आर के मर्टन। अब
आर के मर्टन मतलब रॉबर्ट किंग मर्टन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट आइटम है। जो है आर के मर्टन आपके जो है अमेरिकी समाजशास्त्री थिंकर हैं। ये फिलाडेल्फिया, इनका जो अमेरिका में के फिलाडेल्फिया में सन 1910 में जन्म हुआ था। जो इनकी एक सबसे प्रमुख पुस्तक है, नोट कर लिए साइंस, उस पुस्तक का नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड। ये 1938 में आई थी जो बुक मैंने बताया, ठीक है, 1938 में। नोट करते हुए चलिएगा, सन वगैरह नोट करने से ही होता है ना, ये मिलान में बार बार पुस्तकें आती हैं ये सब सन के साथ, तो उसमें अगर आप सन नहीं नोट किए रहेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और फिर गलत करके चले आएंगे। इनकी जो इससे भी जो इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है आर के मर्टन की, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो 1949 में आई थी, ठीक है। क्या नाम है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये 1949 में यानी 1949 में आई थी ये पुस्तक, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है सामान्यकृत अन्य, यानी कि जिसको जनरलाइज अदर्स कहते हैं, ठीक है, की धारणा किसने प्रस्तुत की है। मतलब सामान्यकृत अन्य जनरलाइज अदर्स की धारणा किसने दे रखा है। तो आपका ऑप्शन ए करा हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन बी करा जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन सी करा इरविन गॉफमैन, ऑप्शन डी करा चार्ल्स हटन कूले। तो ये जो सारे के प्रश्न हैं, यानी कि सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं जरूर दें ध्यान इस प्रश्नों पर। ये यूजीसी नेट जेआरएफ वाले जो हैं और जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले प्रतियोगी छात्र छात्राएं जिनका परीक्षा यूपी जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, वो विशेष रूप से इस क्लास को ध्यान दें, ठीक है। इन प्रश्नों को, ये प्रश्न जो है ऐसे हैं जो कि पूछे जा चुके हैं इन परीक्षाओं में और पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन जो है प्रश्नों को आप विशेष ध्यान दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, देखिए जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय है। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ये जो है आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय जो सामान्यकृत अन्य अनजनरलाइज्ड अदर्स की बातें करते हैं ये। और ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में जो धारणा है वो दूसरों के बारे में जो धारणा रखते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहते हैं कि व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेता है और जो उससे अपेक्षाएं करता है और वह उसका आंतरिकरण करता है, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति होता है जो दूसरे के बारे में सोचता है, जो विचार करता है, जो धारणाएं बनाता है, उसे अन्य यही कहते हैं, सामान्यकृत अन्य। ये अवधारणा किसकी है, आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 6। ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 6 क्या कह रहा है आप सभी का ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। यही कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है तुलनात्मकविद इमाइल दुर्खिम का बता रहा है, वर्सेनहेन पद्धत यानी कि वर्सेनहेन मेथड भी कहा जाता है इसको, मैक्स वेबर का बता रहा है, ऐतिहासिकविद कार्ल मार्क्स का बता रहा। ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो ये कॉमन सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को आप लोग गलत मत कीजिएगा। तो ये आप देख लीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों उपरोक्त सभी हो जाएगा आप लोग देखिए, क्योंकि ये जो है ना सभी के सभी सही सुमेलित है। तुलनात्मकविद इमाइल दुर्खिम का है जो है, और वर्सेनहेन मेथड ये मैक्स वेबर महोदय का है, और ऐतिहासिक विद की बात जो है आपके कार्ल मार्क्स महोदय करते ही हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स महोदय ऐतिहासिक विद संघर्ष द्वंद्व सर्वहारा वर्ग जो है आपका बुर्जुआ वर्ग की बातें यही कार्ल मार्क्स महोदय करते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, प्रश्न नंबर 6 का। तो अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी का क्या है। आइए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 7 आपका ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि मीड के अनुसार, यानी मीड मतलब जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता कौन है। तो ये देखिए जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये ऑप्शन ए कह रहा मैं, ऑप्शन बी कह रहा मुझको, ऑप्शन सी कह रहा हम, ऑप्शन डी कह रहा अत्यधिक। तो जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में पढ़े हैं अच्छे से, ये सभी के सिलेबस में इनको पढ़े ही होंगे, तो ऐसे पढ़ने को आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी मीम, यानी कि मुझको, आई माने मैं, मी माने मुझको, ये मुझको की बातें करते हैं, ठीक है। आई के बाद मुझको की आता है, ये प्रश्न नंबर 7 है, आप ध्यान दें, क्योंकि ये जो इस संबंध में मीड
स्वीकार करते हैं कि जो स्व है, स्व की पहचान व्यक्ति को जन्म से प्राप्त नहीं होता है, मतलब उसकी पहचान अपनी खुद की, वो अंतःक्रिया की प्रक्रिया द्वारा जैसे जैसे उसका विकास होता है, उस विकास में ये जुड़ता है। पहले के आदमी क्या होता है, इंसान आई मतलब मैं हूँ, फिर मी माने मुझे, निसमानिकृत यानी अन जनरलाइज अदर जिसको कहते हैं, जिसको भूमिका ग्रहण कहते हैं, यानी कि रोल रोल थिंकिंग कहते हैं, कि अवधारणा जो अब समझने का प्रयास करता है उसको जो है आई और मी माने मुझको। तो ये सामान्यकृत अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा किसकी है, ये आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा इसको। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 7। आइए आपका प्रश्न नंबर 8। आइए देखिए क्या कहता है प्रश्न उत्तर नंबर 8। ये कह रहा है सरकार की किस प्रणाली में विल्फ्रेड प्लेटो ने लोमड़ी की तरह शेषजन को उदाहरण के रूप में दिया है। ठीक है, ये लोमड़ी और लायन वाला जो कहानी है आप लोग जानते ही होंगे, ये प्लेटो महोदय का है। ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है यूरोपीय यूरोपीय लोकतंत्र, ऑप्शन बी कह रहा है सैन्य तानाशाही, ऑप्शन सी कह रहा है राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी कह रहा है आधुनिक विशिष्ट वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 8 का, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग गलत करेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि यूरोपीय लोकतंत्र की बात है ये विल्फ्रेड जो है विल्फ्रेड प्लेटो महोदय करते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि ये प्लेटो जो है सत्ताधारी गैर सत्ताधारी वर्ग की बातें करते हैं, परिभ्रमण का सिद्धांत देते हैं, यानी कि लायन इलीट और फॉक्स इलीट, यानी कि लोमड़ी और शेर की बातें जो करते हैं। प्लेटो अपने परिभ्रमण सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के यानी कि राइस बेसिस यानी कि प्रेरक के रूप में जो अवधारणा का प्रयोग किया है प्लेटो का एक और सबसे प्रसिद्ध कथन है, जो कहते हैं कि इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या कहते हैं कि इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है। ये कौन कहा है, प्लेटो महोदय ने कहा है कि इतिहास जो है, क्या कहा है, इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है। ये कथन किसका है पूछा जाता है, तो ये विल्फ्रेड प्लेटो महोदय का है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए आप लोग। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने पूर्व अनुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जॉर्ज सिमेल महोदय हैं, ऑप्शन बी कह रहा है लुई कोजर, ऑप्शन सी राल्फ डेरनडार्फ, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, तो आप लोग बताइए 9 नंबर पर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, ध्यान दीजिए, लुई कोजर महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ये इन्हीं की प्रश्नानुसार देखिए किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। तो ये आपके कोजर महोदय हैं इसमें जो है, क्योंकि कोजर महोदय जो आपके सामाजिक संघर्ष के प्रकारात्मक पक्ष पर विशेष बल देते हैं, और संघर्ष केवल जो है विघटनात्मक परिणाम ही उत्पन्न करता है, यह धारणा गलत है इनकी। ये कहते हैं कि जो कोजर महोदय जो संघर्ष के सिद्धांत को संघर्ष का प्रकारवाद कहते हैं, उन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकारात्मक पक्ष पर विशेष बल देते हुए इस बात को कहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल्स शब्द के जनक हैं। ये जो लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल ये जो शब्द है, इसके जनक कौन है, इसका मतलब यही हो गया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लुई डूमा, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी विल्फ्रेड प्लेटो, ऑप्शन डी पैट्रिक सुरुकिन। तो मुझे उम्मीद है इसका भी गलत आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये आपके जो जिस थिंकर का है, ये थिंकर को आप लोग बार बार पढ़े हैं, आप सभी के सिलेबस में है। ठीक है, ये थिंकर, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स वेबर महोदय ये बातें करते हैं। क्या मैक्स वेबर महोदय ये लाइफ चांसेज तथा लाइफ स्टाइल की जनक इन्हीं को माना जाता है, मैक्स वेबर महोदय को, क्योंकि ये आप जान ही रहे हैं, ये जो है आदर्शवाद और प्रशासनिक सेवा की बातें जो है व्यवहार स्वरूप यही कहते हैं, जो है नौकरशाही की बातें मैक्स वेबर महोदय ही करते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। आप क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 11। ये कह रहा है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र किस विद्वान का नाम जुड़ा है। कह रहा है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से, ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किस विद्वान का नाम जुड़ा है। तो आपका ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी टालकट पार्सन्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइए। व्याख्यात्मक
इसका भी व्याख्यात्मक बातें कौन करता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। ये मैक्स वेबर ऐसे आपके थिंकर हैं जो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक जर्मन समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। ये प्रत्यक्षवाद को जो है ये अस्वीकार करते हैं, ना आदर्शवाद की बात करते हैं ये आपके मैक्स वेबर महोदय। ठीक है, जो कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान मानते हैं और इसे अध्ययन पद्धति के रूप में आदर्श प्रारूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं ये। ठीक है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को मैक्स वेबर महोदय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर ये प्रश्न नंबर 20 कहाँ जा रहा है भाई? प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 20 नहीं है, प्रश्न नंबर 12 है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा है तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। क्या कहते हैं? तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग बताइए। तो आपका ऑप्शन ए सांस्कृतिक विलंबना। देखिए प्रश्न को ना, ये प्रश्न होते हैं आपके, ये प्रश्न इनको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, इत्मीनान से। तो जब ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, आंसर अपने आप निकल आता है। अगर आप कभी भी उसको आपके सामने से पढ़े हैं, सामने से गुजरा है, तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़े होंगे तो ऑप्शन ए सांस्कृतिक विलंबना कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है सांस्कृतिक विसरण, ऑप्शन सी कह रहा है सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, ऑप्शन डी कह रहा है सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन ए सांस्कृतिक विलंबना, प्रश्नानुसार ये सांस्कृतिक विलंबना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका तीव्र एवं सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत का प्रतिपादन सांस्कृतिक को भौतिक एवं अभौतिक रूप से दो भागों में बांट रखा है गया है। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़ापन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसी को आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका हीगल महोदय कह रहा है ऑप्शन ए, बी कह रहा कार्ल मैनहाइम, सी कह रहा अगस्ट काम्ट, ऑप्शन डी कह रहा कार्ल मार्क्स। तो ये विकासवाद सिद्धांत की बातें कौन करता है? अब तो आप लोग इसका आंसर दे ही देंगे, जब मैंने विकासवाद की डायरेक्ट बातें कर दिया तो ये आपके अगस्ट काम्ट महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, विकासवाद की बातें अगस्ट काम्ट, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत तो करेंगे नहीं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अगस्ट काम्ट जो है तुलनात्मक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है और मानव समाज की प्रगति के नियम में उद्विकास के 3 अवस्थाओं का, यानी कि जिसे ला ऑफ 3 स्टेज कहते हैं, इन्होंने ही प्रतिपादित किया रखा है अगस्ट काम्ट महोदय जो है आपके। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। आइए प्रश्न नंबर 14 यानी 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, कहाँ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र की बातें कर रहा, जो अध्ययन में सहभागी अवलोकन का किसने प्रयोग किया? ये सहभागी अवलोकन की बात कर रहा है, किसने प्रयोग कर रखा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी के अध्ययन क्षेत्र में। ठीक है, तो सहभागी अवलोकन के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। सहभागी अवलोकन मतलब वो जहाँ पे अध्ययन किया जाता है वहाँ उनके बीच में रहकर जाकर उनके बीच में अध्ययन करना होता है, चाहे अस्थायी रूप से रहें चाहे जो है अस्थायी रूप से आप रहें उनके बीच। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है W.A. वाइट, ऑप्शन बी है बी मेलिनोस्की, ऑप्शन सी D.F. लार्ज फील्ड। ठीक है, D.F. लार्जेस्ट फील्ड महोदय हैं, ऑप्शन डी है R.K. मर्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए। ये W. वाइट महोदय जो है ये अमेरिका में झुग्गी झोपड़ियों के सहभागी अवलोकन के रूप में इन्होंने ही किया था। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 14 आप सब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 15 नंबर कह रहा है आपका कि मौखिक इतिहास विद के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? तो आपका ऑप्शन ए मानव घटनाओं के आंकड़े, ऑप्शन बी जीवित लोगों के संस्मरण, ऑप्शन सी इतिहासकारों के संस्मरण जो है, ऑप्शन डी है मानव शरीर के आंकड़े। तो आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे
तो ये देखिए रिसर्च का प्रश्न है, ठीक है। हमारे जो यूजी नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर वाले प्रतियोगी छात्र छात्राएँ ज़रूर ध्यान दें इस प्रश्न को, और पीजीटी वाले तो आप लोग जो है ध्यान दे ही रहे होंगे, क्योंकि आप सभी की अभी परीक्षा लगा हुआ है। लेकिन विशेष रूप से यूजी नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, क्योंकि ये रिसर्च का प्रश्न है, ठीक है, देखा जाए तो। क्योंकि मौखिक इतिहासविद के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं, तो मानव घटनाओं के आंकड़ों का दे रहा है, जीवित लोगों के संस्मरण का। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जीवित लोगों के संस्मरण। जीवित लोगों के संस्मरण कैसे हम लोग लेते हैं, आप लोग याद करिए, जब हम लोग गाँव में गाँव देहात में, मेरे ख्याल से आप सब लोग गाँव के ही होंगे ज़्यादातर लोग, कुछ लोग शहर के होंगे। जब हम अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के पास बैठते हैं, बड़े बुजुर्गों लोगों से किस्सा कहानी सुनते हैं, तो किस्सा कहानी क्या सुनते हैं, उनकी ज़ुबान से ही सुनते हैं, वो कोई लिखित कहानी थोड़ी बताते हैं। संस्मरण मतलब उनको जो याद रहती है, जो उनके समय में घटनाएँ घटी रहती हैं, या जो उनके पुरानी परंपराओं से के तहत चली आती है, जो उनके दादा बाबा उनको बताए रहते हैं, वो लोग हमको बताते हैं, ठीक है। तो वही जो है कह रहा है जीवित लोगों के संस्मरण हो जाएगा। जीवित व्यक्तियों से, यानी बड़े बुजुर्गों से जो बात करके जो निष्कर्ष निकाला जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, उसी की बात ये कर रहा मौखिक इतिहासविद की, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए, प्रश्न नंबर 16 आइए देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर आपका 16 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है कि फैलाव को नापने के पैमाने यानी औसत और मानक विचलन जिसको कहते हैं, क्या दिखाते हैं। ये भी शोध का प्रश्न है, यानी रिसर्च का। तो ऑप्शन ए कह रहा असमानता का परिणाम, ऑप्शन बी कह रहा समानता का परिणाम, ऑप्शन सी कह रहा ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए और बताइए। जो प्रश्न उत्तर नंबर 16 का, तो इसका आंसर असमानता का परिणाम हो जाएगा। फैलाव और को नापने और पैमाने यानी औसत मानक विचलन असमानता का परिणाम आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, मैं हाईलाइट इसको कर दे रहा हूँ आप लोग, ताकि भूलें ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक है। आज मेरा सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा मैं प्रश्न को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ताकि ये हो जाए, ऐसा नहीं कि सिस्टम मेरा गड़बड़ा जाए और प्रश्न बीच में ही अटक जाए, पूरा ना होने पाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो है। और हमारे जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों के सहारे मैं भी हूँ। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, जो हमारे पुराने प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, जो नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जुड़े हैं, जिनका परीक्षा है, आप लोग निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उठाइए। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर मेरा भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग क्लास के अंत में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी जो है ये, और क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, और आप लोगों को अगला टॉपिक किस क्लास पे जो है, किस थिंकर पे चाहिए या किसी टॉपिक पे चाहिए, तो आप लोग बताइए। आप लोगों को ये इसी प्रकार प्रश्नोत्तरी चाहिए तो ये भी बताइए, और प्रश्नोत्तरी में कैसा प्रश्न चाहिए ये भी आप लोग बताइए। रिसर्च पे चाहिए कि किसी थिंकर पे चाहिए, कि जो है भारतीय थिंकरों पे चाहिए, कि जो फानर चाहिए, अब जो भी है आप अपना खुल के प्रतिक्रिया दिया कीजिए, मैं आपके अनुसार क्लास लेकर आऊँगा। बाकी तो मैं जो परीक्षा के दृष्टि उपयोगी महत्वपूर्ण है, उसी को प्रश्नोत्तरों को आपके बीच लेकर आता हूँ, या उन्हीं थिंकर को आपके बीच लेकर आता हूँ, जो आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है ये क्लास ऐसे है, आपका हर एक प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं लेकर आता हूँ। आप लोग जो क्लास कर रहे हैं, जो पेपर वगैरह प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर रहे हो, वो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ खुद ही देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 यानी 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से औसत केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही गणना की जाती है, यानी बंद सिरों वाली सारणी की बात कर रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सब जो है रिसर्च से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं आज। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो गला सा खसुआ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ, आप लोगों की परीक्षाएं निकट लगी हुई हैं, आप लोगों का क्लास कंटिन्यू जारी रहना चाहिए, ताकि आप लोग 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लेके आएँ। आप लोगों को 2025 में सिलेक्शन जरूर मिल जाए, जिनकी तैयारी जो है अच्छी किए हैं, ताकि उनको ये जो है खुशी ज़रूर मिल जाए। एक बेरोज़गारी का जो ठप्पा लगा है उनके ऊपर, वो बेरोज़गारी का ठप्पा दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, 18 नंबर। ये कह रहा है अन्य अन्य अन्योन्यश्रयता निम्न में से किसके मध्य सह परियोगिता का स्तर बताता है, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है गुणात्मक चरों का, ऑप्शन बी कह रहा है परिमाणात्मक चरों का, ऑप्शन सी कह रहा है एक गुणात्मक चर और एक परिमाणात्मक चर, ऑप्शन डी कह रहा है चरों का भी संयोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 18 का आंसर। ये देखिए ये भी रिसर्च से प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी क्या है, परिणामात्मक चरों का। देखिए मैं हर एक प्रश्न हाईलाइट कर देता हूँ घेरे के अंदर, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अनश्वरता निम्न में से किसके मध्य सापर्जनीयता का स्तर बताता है, तो ये परिणामात्मक चरों का स्तर बताता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 19। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर ये 19 क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए आप लोग। कह रहा है किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण का प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। किसने यह तर्क दिया, मतलब यह किसका तर्क है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हाइमन कह रहा है, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी मीड। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो आर के मर्टन इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, आर के मर्टन मतलब क्या हो गया आपका, ये रॉबर्ट के मर्टन, यानी ऑप्शन बी इसमें दे रखा है मर्टन। ठीक है, तो आपका जो परीक्षा में ना कभी कभार जो है शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख देगा, कभी फुल नाम लिख देगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जैसे इसमें शॉर्ट में लिखा हाइमन मर्टन कूले मीट। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लेकिन आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप लोगों को तो ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी यार, क्योंकि आप लोगों की तैयारी तो बहुत अच्छी है, मुझे पता है। ठीक है, आप आज देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है। ये कह रहा है 20 नंबर प्रश्न कि भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन बी कह रहा है टालकट पार्सन्स, ऑप्शन सी कह रहा है रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन डी कह रहा है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो भूमिका पुंज की भूमिका निर्वहन भूमिका पुंज के बारे में जान ही रहे हैं कि जो एक व्यक्ति जो है कई कई की जो है कई पदों का निर्वहन करता है एक साथ, तो उसी को भूमिका पुंज के तहत माना जाता है। जैसे एक व्यक्ति हो गया और किसी के लिए, जैसे वो किसी का बेटा है, किसी का जो है पिता है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, कि अगर कहीं ऑफिस में जा रहा है तो किसी जो है कहीं डॉक्टर होगा, जॉब कर रहा होगा डॉक्टर होगा, तो वहाँ भी जो स्टाफ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भूमिका पुंज एक व्यक्ति करता है, जो लेके चलता है उसी की बातें कर रहा है। तो ये बातें अब तो आप लोग इसका आंसर 20 नंबर प्रश्न का आंसर दे ही देंगे, मैं जहाँ तक जानता हूँ। कौन इसकी बात करता है, तो आर के मर्टन महोदय करते हैं। तो आर के मर्टन कौन हो गए, ये रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन सी ये सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21, ध्यान दीजिए आप लोग, कापी और पेन लेके बैठे होंगे ना, तो नोट करते हुए चलेंगे तो आपका जो है आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। कारण उसके ना नोट्स क्या होता है, एक छोटा सा नोट्स बन जाता है। अब परीक्षा के समय जब आप रिवीजन करते हैं तो काफ़ी उपयोगी साबित हो जाता है वही। ठीक है, तो और कैसे छोटा नोट्स इसी तरह और बहुत महत्वपूर्ण नोट्स बन जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप कहीं भी पढ़ेंगे तो एक जगह तो पाएंगे नहीं ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 यानी 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वेबर के अनुसार परिस्थित वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। मैक्स वेबर की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी पारिवारिक पृष्ठभूमि। वेबर के अनुसार है, मैक्स वेबर के अनुसार। तो बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जीवन शैलियों की बात करते हैं, ये जीवन शैली देखिए मैक्स वेबर महोदय। ठीक है, आप मैक्स वेबर को अच्छे से पढ़े हैं तो इसका आंसर गलत दे ही नहीं सकते हैं। ये एक मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री ही हैं, बताने की जरूरत है ये नहीं। आदि इनको आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और लौ के पिंजरे के स्वरूप ये जो लौ के पिंजरे की बात करते हैं, एक रूप में भविष्य के समाज के संदर्भ में निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो इन्हीं की इसमें भी कहा जाता है, इन्हीं को लेके इसको मैक्स वेबर को। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा होगा। प्रश्न नंबर 22। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों का कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हो जाए। आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अव्यवस्थित जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। कैसे क्या ज्ञात है, सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अव्यवस्थित की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। तो आपका ऑप्शन ए वर्ग निर्माण की बात कर रहा है, ऑप्शन बी वर्ग चैतन्य, ऑप्शन सी वर्ग प्रधानता, ऑप्शन डी वर्ग असंगठित।
रेखण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा 22 का आंसर। तो इसका देखिए आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग चैतन्य की बात ये कर रहा है। प्रश्नानुसार आप देखिए सामाजिक वर्ग चैतन्य की बातें ये कर रहा है, क्योंकि जो चेतना अवधारणा है ना, ये प्रयोग इसका जो है कौन कर रखा है आप लोग जाने, मार्क्सवादी साहित्य में पूंजीवादी व्यवस्था के तहत जो है पूंजीवादी अवस्था है, जो आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं, जो सर्वहारा वर्ग और दूसरे वर्ग बुर्जुआ वर्ग की बातें करते हैं। कौन करता है? कार्ल मार्क्स। वर्ग चेतना की बातें करते हैं, जिसको वर्ग चैतन्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23, ये 23, आइए ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं, ये नहीं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सी इसमें से जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा अधिक्रमिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी कह रहा अंतर विवाही संसंतरण, ऑप्शन सी कह रहा अनुलंब गतिशीलता, ऑप्शन डी कह रहा प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसका आंसर आप लोग दीजिए जो है फटाफट। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आप लोग बताइए। ऑप्शन सी अनुलंब गतिशीलता नहीं है इस प्रश्नानुसार। कौन सी जात व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है। बाकी आपका ये जो नहीं है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी भी है अंतर्विवाही संस्करण, ऑप्शन डी प्रदत्त परिस्थिति तो है ये है। ठीक है, जो जात व्यवस्था के तहत जो आप वहाँ से नहीं निकल सकते। ठीक है, बाकी ये आपका ऑप्शन सी नहीं है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24। ठीक है, 24 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए आप लोग। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि शोध के लिए विवेचना आत्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित है, यह निम्न रूप में कौन है। प्रश्न ध्यान दीजिए, शोध से प्रश्न है, रिसर्च टॉपिक से प्रश्न है। शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित है, या निम्न रूप में कौन है। तो आपका ऑप्शन ए तर्कसंगत सिद्धांत की बात कर रहा है, ऑप्शन बी प्रति मामला विश्लेषण की बात कर रहा है, ऑप्शन डी निरंतर तुलनात्मक पद्धति की बात कर रहा है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं की बात कर रहा है। तो आप लोग इसको बताइए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का आंसर। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार तर्कसंगत सिद्धांत की बात ये कर रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25, ये प्रश्न नंबर 25 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 25 कह रहा एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है, यह निम्न रूप में कौन है। ठीक है, एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है, या निम्न रूप में कौन है। तो आपका ऑप्शन ए संघर्ष परिकल्पना कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा सत्वाना परिकल्पना, ऑप्शन सी कह रहा शून्य परिकल्पना, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त कोई नहीं। अगर आप रिसर्च टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोग इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए शून्य परिकल्पना, यानी कि नल परिकल्पना जिसको कहते हैं। ठीक है, शून्य परिकल्पना यानी नल परिकल्पना की थ्योरी की थिंकिंग की बात जो किया जा रहा है उसी की बातें कर रहा है। ठीक, आइए ये शून्य परिकल्पना आप लोग पढ़े हैं, निराकरणीय संबंधों को प्रकट करता है। शून्य संबंध तात्पर्य किसी संबंध ना होने से या दो प्रवृत्तियों के बीच जो किसी प्रकार का अंतर संबंध नहीं होता उसी को शून्य परिकल्पना के तहत रखा जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है समाज के अध्ययन में अगस्त कांत ने कौन सा परिपेक्ष प्रयोग किया था। ये समाज के अध्ययन में जो है आपके अगस्त कांत महोदय किस परिपेक्ष का प्रयोग किया था, यही बात कर रहा। तो आपका ऑप्शन है संरचनात्मक परिपेक्ष, ऑप्शन बी ऐतिहासिक परिपेक्ष, ऑप्शन सी संघर्ष परिपेक्ष, ऑप्शन डी प्रकारात्मक परिपेक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगस्त कांत महोदय से। तो इसका आंसर मुझे पता आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो आपके अगस्त कांत महोदय ऐतिहासिक परिपेक्ष की बातें करते हैं। तो ऑप्शन बी ये देखिए हो गया ऐतिहासिक परिपेक्ष, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगस्त कांत महोदय जो है जो अंतर संबंधी सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन कर्मिक स्तरों के रूप में तेज की बात जो करते ही जाने रहे। कांत ने विश्लेषण में समाज के स्थित और गतिशील के जो महत्वपूर्ण माना है
सामाजिक गति के मुख्य लक्षण ऐतिहासिक परिवर्तन के नियमों को इन्होंने खोज करके बता रखा है, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात है। एक अष्टकाम महोदय के है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आज 26 प्रश्न थे जो है, देखिए आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए और इस क्लास को मिस ना कीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये क्लास आप लोगों की काफ़ी सहयोगी और उपयोगी साबित होगा। और आप लोग क्लास जो है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए, क्लास कैसी लगी। और जो है क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो जाएगा। जो नए हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ चैनल से जुड़े होंगे, जो है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप लोग जो है, मुझे तो जान ही रहे होंगे, मैं पुजारी यार है आप सभी के लिए इसी तरह क्लास लेकर बराबर आता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को परीक्षा 2025 में लगे हैं एग्ज़ाम, तो मेरी क्लास जब तक आप लोगों को परीक्षा नहीं हो जाएगी कंटिन्यू रेगुलर जारी रहेगी। ये तो बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस कारण आपका क्लास जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी।